हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 41 लेकर के आई हूँ और मैं आप लोगों से सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को 2 दिनों से वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रही थी, लेकिन अब से मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो चलिए फिर हम लोग आज का जो प्रैक्टिस सेट 41 है इसको आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बनी है तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलते फिर हम लोग देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि सिरका क्या है। तो सिरका जो होता है वह सिरका क्या होता है। यह एक तनु एसिड होता है। क्या होता है? तनु एसिटिक एसिड होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह तनु एसिटिक एसिड है। तो आइए हम लोग एसिड के बारे में जान लेते हैं। एसिड क्या होता है? एसिड या अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापक के रूप में रहता है। ओके। और अम्ल का जलीय विलयन जो होता है, किसका? अम्ल का जो जलीय विलयन होता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो होता है, क्षार का जो जलीय विलयन होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। ओके। और नाइट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल? एक होता है नाइट्रिक अम्ल जो कि जिसका प्रयोग किसमें होता है? सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि यह भी जो है आपके एसिड से ही रिलेटेड है। और HCl होता है जिसका कि रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होता है? HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका जो उपयोग किया जाता है खाना पचाने में किया जाता है। और आपका सेब में मैलिक अम्ल होता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन चारों को देखिए और यह भी देखिए कि कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं। ए आपका 21 मई, बी है आपका 21 जून, सी है आपका 25 मई, डी है आपका 25 जून। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र खाली जगह कहलाता है। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका अनुनाद, बी है आपका विरलन, सी आपका संपीड़न और डी है आपका दोलन। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? संपीड़न। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है कि क्या है? खाली जगह उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है। तो वह क्या कारण है? आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में आपका अलैंगिक प्रजनन, बी में आपका यौन प्रजनन, सी में आपका है वानस्पतिक प्रसार, डी में आपका है उत्तक संवर्धन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यौन प्रजनन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अब है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यह एक समीकरण दिया हुआ है, आइए हम लोग देखते हैं क्या है समीकरण। समीकरण है आपका Al2O3 प्लस NaOH प्लस H2O। तो इस समीकरण से क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा? तो इससे जो है क्या बनेगा आपका? यह बनेगा NaAl इंटू OH4 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि यदि 25 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 75 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यह जान लेते हैं कि त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है। ओके। तो आपका जो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वह होता है बल बटा द्रव्यमान। यह आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो इस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं।
तो आपका बल जो दिया हुआ कितना है 75 न्यूटन, तो आप यहाँ पे 75 लेंगे। उसके बाद आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 25 kg। तो इसको यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 3 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्या है कि वसा उत्तक इनमें से किस में उपस्थित होते हैं। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका त्वचा, बी आपका सबक्यूटेनियस लेयर, सी आपका कार्टिलेज, डी आपका स्केलेटल मसल्स। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सबक्यूटेनियस लेयर। ओके, और वसा जो होता है, ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा जो होता है ये एक संयोजी उत्तक होता है। जिस तरह आपका जो ब्लड संयोजी उत्तक होता है उसी तरह से आपका वसा जो होता है यह संयोजी उत्तक होता है। और वसा जो होता है कई तरह से होते हैं, और वसा जो बना हुआ होता है या इस तरह दूसरे शब्द में कहें कि इस प्रकार के उत्तक में गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। तो किस प्रकार के वसा वाले जो भी संयोजी उत्तक होते हैं तो उसमें जो उत्तक होता है वह किस तरह का होता है, गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। और इन कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी हुई होती है। जो भी वसा संयोजी उत्तक होते हैं उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो वसा होती है बूंद की तरह जो होती है, क्या होती है, उसमें भरी हुई होती है। ओके, तो ये सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। और वसा किसी भी व्यक्ति में जो वसा की मात्रा अधिक होने से क्या होता है, तो उसमें मोटापा आ जाती है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुई है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो क्वेश्चन है आपका कि उत्तल दर्पण, यहाँ पे उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण की फोकस की लंबाई क्या होती है। ओके, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस की जो लंबाई होती है वह क्या होती है। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका शून्य, बी में आपका अनंत, सी में आपका ऋणात्मक, डी में आपका है धनात्मक। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, और यदि हम लोग यह बात करें कि उत्तल लेंस की बात करें, यहाँ पे दर्पण की हम लोग बात किए, तो यदि उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है क्या होती है, यह भी धनात्मक होती है। और लेंस का जो क्षमता होती है वह क्या होती है, डायोप्टर होती है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है, क्या है कि फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फास्फोरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका HPO4, बी में आपका H3PO4, सी में आपका H3PO3, डी में आपका H2PO4। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H3PO4। ओके, आइए हम लोग क्विकली और सब जो पदार्थ हैं उसके रासायनिक सूत्र के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, CaCO3, जिसको हम लोग संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgO। क्यूप्रिक ऑक्साइड का होता है CuO। सोडियम नाइट्रेट का होता है NaNO3। भारी जल का होता है D2O, बहुत ईजी है, आप सभी जानते ही होंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है MgCO3। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है, क्या है देखते हैं। खाली जगह के अतिरिक्त धातु मूल ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। तो कौन से वो तत्व होते हैं या धातु होते हैं जो उसके साथ प्रतिक्रिया करती है। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है सोडियम और बोरोन, बी में आपका सोना और प्लेटिनम, सी में आपका एल्युमिनियम और पोटेशियम, डी में आपका कॉपर और सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोना और प्लेटिनम। तो आपका जो यहाँ पे खाली जगह में जो भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, सोना और प्लेटिनम होगा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो कब मिलाया था, आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए
में आपका है 1590 ईस्वी में, बी में आपका है 1575 ईस्वी में, सी में आपका है 1576 ईस्वी में, डी में आपका है 1572 ईस्वी में। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1576 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, 1575 भी है और 1576 भी है। तो अकबर ने जो बंगाल तथा बिहार को जो मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो 1575 एवं 1576 दोनों के बीच जो है इसने बंगाल एवं बिहार को मिलाया था। तो कभी कभी ऑप्शन में यह हो जाता है कि आपको ऑप्शन में 1575 देंगे बट 1576 नहीं देंगे, तो उस सिचुएशन में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1575 होगा। बट यदि वहाँ पे यदि आपको 1575 एवं 1576 दोनों ऑप्शन वहाँ पे उपस्थित हो, तो आप जो है इन दोनों ऑप्शनों में से 1576 वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, तो इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका वार्ड सदस्यों, बी में आपका मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, सी में आपका कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पदधारक हो, उसके बाद डी में आपका है क्या है देखते हैं। डी में आपका एक ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में आपका 13 में कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है 5, बी में आपका है 7, सी में आपका है 3, डी में आपका है 9। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन में आपका 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो वो कौन सी नदी पर बना है? आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका गंगा, बी में आपका सोन, सी में आपका है फल्गु, डी में आपका है पुनपुन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सोन नदी। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पे है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की सीमा में पड़ती है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ओके, तो इसी से जो है सोन नदी, उसके बाद आपका नर्मदा नदी, ये सभी नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और सोन नदी जो है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड होती हुई बिहार में आकर के प्रवेश करती है। बिहार के कहाँ पे? तो आपका जो है डेहरी ऑन सोन के पास प्रवेश करती है और फाइनली जो है बिहार में ही गंगा नदी में आकर के यह मिल जाती है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार की सारी नदियों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं और भारत की नदियों को अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप बिहार की नदियों एवं भारत की नदियों को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को मैप वाइज बताई हूँ। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका नालंदा, बी में आपका कैमूर, सी में आपका पूर्णिया, डी में आपका सहरसा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैमूर। कैमूर में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। यदि हम लोग यह बात करें कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वह आपका शिवहर हो जाएगा। और शिवहर जिला जो है यह बिहार का सबसे छोटा जिला भी है, लेकिन जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखता है। यहाँ पे पर किलोमीटर 1880 जनसंख्या जो क्या करता है, निवास करता है। ओके, और पूर्णिया में जो है क्या है? पूर्णिया में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है। ओके, और पूर्णिया जो है पूर्णिया जिला भी है और पूर्णिया प्रमंडल भी है। ओके, तो पूर्णिया प्रमंडल या पूर्णिया जिला जो है बिहार का सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला यह जिला है आपका पूर्णिया। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कि बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना परसेंटेज है? तो कितना परसेंटेज है आइए हम ऑप्शन में देखते हैं। ए में आपका है 11.3%, बी में आपका है 13.4%, सी में आपका है
20.8%, डी में आपका है 21.5%। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11.3%। मात्र जो है 11.3% ही जो है यहाँ पे बिहार में शहरी आबादी है कुल आबादी का। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है, देखते हैं क्या है कि बेंजीन की जो खोज की थी किसने की थी? बेंजीन की खोज, तो बेंजीन की खोज की थी किसने की थी? आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है क्या है दिया हुआ? ए में आपका है हेल एंगर। ओके, बी में आपका दिया है माइकल फेराडे, सी में आपका दिया हुआ है ब्रूस एमिस, डी में आपका है निकोलस एपर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी माइकल फेराडे। ओके, और माइकल फेराडे जो है बहुत सारे नियम भी दिए हैं। तो कौन कौन से नियम दिए हैं इसको भी जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत अपघटन के जो नियम दिए हैं किसने दिए? माइकल फेराडे ने दिए हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत दिया है किसने दिया है? माइकल फेराडे ने ही दिया है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है, क्या है दिया हुआ कि गेटवे ऑफ इंडिया, कौन सा गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका गुरु रामदास, बी में आपका है महाराजा प्रताप सिंह, सी में आपका रविंद्रनाथ टैगोर, डी में आपका ब्रिटिश सरकार। तो किसने बनाया था? ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश सरकार, डी हो जाएगा। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो यह मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। और इसकी घोषणा सबसे पहले कब की गई थी कि मुंबई में जो है गेटवे ऑफ इंडिया बननी चाहिए? तो जब जो ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम इब्रानी मेरी जब इंडिया आई थी, तो उसके स्वागत के लिए जो है लॉर्ड हार्डिंग जो है 1911 ईस्वी में कहाँ पे? दिल्ली में दरबार लगाए थे। तो वहीं पर जो है बहुत सारे घोषणाएं हुए थे, 4-5 जो है मुख्य घोषणाएं। आइए हम लोग उसको भी जान लेते हैं, देख लेते हैं को 3-4 कौन से मुख्य घोषणाएं थे। तो उन घोषणाओं में जो है तो एक घोषणा ये भी था कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण होना चाहिए। तो उसमें से आपका यह था कि जो बंगाल का जो विभाजन था फिर उसका एकीकरण हुआ इस घोषणा में 1911 में जो दिल्ली में दरबार में लगा था। तो बंगाल का विभाजन का फिर पुनः एकीकरण किया गया। उसके बाद बंगाल से बिहार का पृथक्करण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया बनाने का निर्देश दिया गया था। तो ये सारे जो घोषणाएं जो हुई थी कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली दरबार में हुई थी। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन है। आइए हम लोग इनको भी जान लेते हैं थोड़ा, उसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ए में आपका है गुरु रामदास। तो गुरु रामदास जो थे इसने जो है अमृतसर शहर को बसाया था। अमृतसर शहर को किसने बसाया था? तो गुरु रामदास ने ही बसाया था। और यह जो है सिख धर्म के चौथे गुरु थे आपका गुरु रामदास। ओके, और अमृतसर में जो मंदिर है गुरुद्वारा है, सॉरी मंदिर नहीं गुरुद्वारा जो है किसने बनाया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और महाराजा प्रताप सिंह जो थे इसने हवा महल बनाए थे। और हवा महल कहाँ पे है? आपका है जयपुर में है। और सी में आपका है रविंद्रनाथ टैगोर, इसको कि जो कि 1913 ईस्वी में गीतांजलि में जो इसको जो है यह प्रथम भारतीय थे जिनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर को क्लिक करेंगे। तो ए में आपका गोवा, बी में आपका अंडमान और निकोबार द्वीप, सी में आपका जम्मू कश्मीर, डी में आपका है चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में आपका तूफान, बी में आपका तेज गर्मी, सी में आपका वर्षा, डी में आपका है साफ मौसम। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। देखिए बैरोमीटर की रीडिंग जब अचानक गिरावट आती है तो इससे यह हम लोगों को सिंबल मिलता है या उससे तात्पर्य निकलता है क्या होगा कि तूफान आएगी। यदि बैरोमीटर की रीडिंग में धीरे धीरे गिरावट आ रही है तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम जो है खराब होगी और वर्षा होगी। यदि बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है तो इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मौसम साफ होगा। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को खाली जगह को अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है 24 मई 1949 को, बी में आपका है 24 नवंबर 1949 को, सी में आपका है 24 जनवरी 1950 को, डी में आपका है 24 जून 1950 को। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। क्लियर। और 24 जनवरी 1950 को जो है क्या अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान के साथ साथ राष्ट्रीय गीत को भी जो है 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। क्लियर। और आइए हम लोग और कुछ पॉइंट को जान लेते हैं, जैसे कि हमारा राजभाषा कौन सी है? राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी है। तो राजभाषा हिंदी को कब जो है संविधान सभा में अपनाया गया था? तो 14 सितंबर 1948 को अपनाया गया था। और हमारा प्यारा जो तिरंगा है तो उसको कब अपनाया गया था? तिरंगा झंडा को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है हमारे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने क्या किए थे? राष्ट्रपति चुनने थे और राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और उसमें राष्ट्रपति चुन लिया था एक राष्ट्रपति। और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो लास्ट बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका अगम, बी में आपका ब्राह्मण, सी में आपका पुराण, डी में आपका त्रिपिटक। तो त्रिपिटक जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपिटक। देखिए इसके अंतर्गत बहुत सारे जो है पिटक आते हैं, जैसे सूत पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अधिधम्म पिटक हो गया। तो ये सब आते हैं। सूत पिटक का अर्थ क्या होता है या उसका मतलब क्या है कि बुद्ध की उपदेश का संग्रह है। बुद्ध की उपदेशों का संग्रह हम लोग क्या कहते हैं? सूत पिटक के नाम से जानते हैं। विनय पिटक का अर्थ क्या हुआ कि संघ के आचरण से संबंधित। विनय पिटक का मतलब हुआ संघ के आचरण से संबंधित। और अधिधम्म पिटक से क्या तात्पर्य हुआ कि अधिधम्म पिटक में बुद्ध ने क्या किए थे? तो अधिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। तो इसको जो अलग अलग करके आप लोग माइंड में सेट कर लेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरह से न दे, त्रिपिटक के बारे में ना पूछ करके आपको सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक के बारे में पूछ लेंगे। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में कि दीन ए इलाही किस राजा के द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका दारा सिकोह, बी में आपका अकबर, सी में आपका शेरशाह सूरी, डी में आपका है शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर ने। किसने? अकबर ने। क्लियर। और दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना या प्रारंभ किए थे अकबर ने, कब किए थे? 1582 ईस्वी में। ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। और ऐसे कौन से हिंदू थे, प्रथम एवं लास्ट हिंदू थे जिसने कि दीन ए इलाही को अपनाया था? तो वह बीरबल थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसको आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ सिचुएटेड है? तो कहाँ पे सिचुएटेड है? आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका श्रवण बेलगोला, बी में आपका पार्श्वनाथ पहाड़ियों में, सी में आपका इंदौर में, डी में आपका माउंट आबू में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माउंट आबू में। और ये जो जैन धर्म से संबंधित है, कहाँ पे? माउंट आबू में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और ये किससे संबंधित है? आपके कौन से धर्म से? यह जैन धर्म से संबंधित है।
तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और दिलवारा मंदिर का जो निर्माण किया था, किसने किया था? बीमल पाल एवं तेजपाल नामक 2 सोलंकी वंश के 2 मंत्री जो थे, इन्होंने ही किया था। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 25 में कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका राजकुमारी अमृता कौर, बी में आपका एनी बेसेंट, सी में आपका विजय लक्ष्मी पंडित, डी में आपका अमृता शेरगिल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। और यह कहाँ से जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो यह कलकत्ता से कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और 1917 ईस्वी में करी थी। ओके, तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और यहाँ पे और क्वेश्चन एराइज होता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो तब आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कि निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो कौन सा है? आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है जिप्सम, बी में आपका है चूना पत्थर, सी में आपका है राग, डी में आपका है मटियार। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चूना पत्थर। क्लियर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर। ओके। और सीमेंट में जब जिप्सम मिलाते हैं तो सीमेंट के जमने के जो समय होते हैं वह क्या हो जाता है? उसकी गति को धीमा हो जाता है। तो ये भी पॉइंट जो आप लोग माइंड में रखेंगे। और भारत में जो राजस्थान स्टेट है तो सीमेंट उत्पादन में इसका पहला स्थान आता है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में है कि कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन आपका कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि सहित करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है उत्तल लेंस, बी में आपका अवतल लेंस, सी में आपका है अल्पतम विपथी लेंस, डी में आपका है सिलिंड्रिकल लेंस। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। यदि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष की बात करें कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है, तब आपका हो जाएगा अवतल लेंस से। यदि क्वेश्चन यहाँ पे यह रहता कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की प्रयोग होनी चाहिए, तो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के कारण जो है, निकट दृष्टि दोष जो पैदा होती है किसी भी व्यक्ति की आंखों में, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें यह होता है कि प्रतिबिंब जो बनता है यह रेटिना पर न बन करके रेटिना की क्या होता है, आगे ही बन जाता है। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में क्या हो जाता है कि प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बन जाता है। तो इसको भी जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 28 में है कि दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में कौन सी या कैसी गंध आती है? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है मिथाइल सैलिसिलेट, बी में आपका इथाइल सैलिसिलेट, सी में आपका प्रोपाइल सैलिसिलेट, डी में आपका ब्यूटाइल सैलिसिलेट। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मिथाइल सैलिसिलेट हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 29 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक या वायु प्रदूषण नहीं है? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका हाइड्रोकार्बन, बी में आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सी में आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में आपका है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीनों जो है वायु प्रदूषण को फैलाते हैं, वायु प्रदूषित करते हैं, बट नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह वायु को प्रदूषित नहीं करते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड का जो प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? शल्य चिकित्सा में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थाईलैंड।
क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 31 है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 32 में है कि सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। तो यह जो है ओडिशा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन था, 32 क्वेश्चन था। इन सारे क्वेश्चन को समझे और क्लियर भी किए। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को माइंड में सेट हो गए होंगे। यदि लगे कि सेट हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।